नमस्कार दोस्तों, आज के दिन हम पढ़ेंगे कि नीति शास्त्र एक विषय के रूप में किस तरह से पढ़ा जाता है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोई भी कार्य नैतिक है अथवा अनैतिक, ये कैसे तय किया जाएगा तथा इसके नीति शास्त्र के विभिन्न आयाम क्या क्या हैं, विभिन्न शाखाएं क्या क्या हैं और जो शाखाओं का वर्गीकरण किया गया है उसका आधार क्या है। और जब भी नैतिक मूल्य बनते हैं, नैतिक प्रतिमान बनते हैं, तो उसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, वो कैसे नैतिक प्रतिमान बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीति शास्त्र है क्या। तो नीति शास्त्र की अगर परिभाषा होगी तो ये होगी, नीति शास्त्र ऐसा विषय है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का मतलब तरह तरह के, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो आपका, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिस्थितियों, अगर मनुष्य के जीवन में तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, विभिन्न तरह की समस्याएं आती हैं, विभिन्न तरह के संकट आते हैं, विभिन्न तरह की घटनाएं घटती हैं, तो विभिन्न परिस्थितियों के लिए क्या तैयार करता है? मानक तैयार करता है, प्रतिमान तैयार करता है, मापदंड तैयार करता है। तो नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के जीवन में भिन्न भिन्न तरह की जो परिस्थितियां आती हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उनके लिए एक मानक तैयार करता है, अर्थात मापदंड तैयार करता है, कसौटियां तैयार करता है कि व्यक्ति के लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। भाई नैतिकता यही है, नैतिक कि कौन सा कार्य नैतिक है, कौन सा कार्य अनैतिक है, ये कौन तक तय करेगा? ये नैतिक शास्त्र तय करता है। नैतिक शास्त्र में इन्हीं चीज़ों का वर्णन रहता है कि कोई कार्य नैतिक है अथवा अनैतिक है, कोई कार्य उचित है अथवा अनुचित, ये तय होता है कैसे? नीति शास्त्र के जरिए। तो यही हम देख रहे थे, मानक तैयार करता है और इन्हीं मानकों के आधार पर या कसौटी पर मूल्यांकन करने के बाद ही बताया जा सकता है कि कोई कार्य नैतिक है या अनैतिक, कोई कार्य उचित है अथवा अनुचित। ये तय करने के लिए जो मानक होते हैं, उन मानकों का निर्माण कौन करता है? नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र क्या हुआ? नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मानकों का निर्माण होता है, जिसमें मानक तैयार किए जाते हैं, मापदंड तैयार किए जाते हैं, कसौटियाँ तैयार की जाती हैं ताकि उन पर कसकर, उन मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन करके यह बताया जा सके कि कोई कार्य नैतिक है अथवा अनैतिक। जैसे कि हम लोग बचपन से आप लोग सुनते ही रहे होंगे कि यहाँ क्या क्या हमें बूढ़ों की, वृद्धों की मदद करनी चाहिए रास्ता पार करने में या अन्य चीज़ों में, या किस तरह से हमें बूढ़ों का, वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। आप लोगों ने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी होगी, वो कहानी इसी तरह के मूल्यों को ही प्रदर्शित करती है, आप देखेंगे। या ये देखिए किस तरह से जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए हमको, ये देखिए किस तरह से जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। ये सब चीज़ें कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, क्या नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। ये कौन तय करता है? ये नीति शास्त्र ही तय करता है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित, किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब नैतिक मानक बनते हैं जब, तब क्या होता है कि नैतिक मानकों के पीछे, भाई जब भी मानक बनाए जाते हैं, कुछ आधारभूत मूल्य होते हैं, उन मूल्यों के आधार पर ही नैतिक मानक बनते हैं, मूल्यों के आधार पर ही मानक बनते हैं। वो आधारभूत मूल्य होते हैं। विभिन्न देश काल परिस्थितियों में मानक तो बदलते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपे आधारभूत मूल्य वही रहते हैं, आधारभूत मूल्य वही रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अलग अलग क्षेत्रीय व्यवसाय में कार्य कर रहे व्यक्तियों, जैसे शासक वर्ग, व्यापारी, पूंजीपति, समाज सुधारक, शिक्षक, सैनिक, चिकित्सक के लिए मानकों में भिन्नता होती है, हालांकि उसके पीछे छुपे आधारभूत मूल्य एक ही हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लें इस बात को, एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे तब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि एक मूल्य है, आप देख लीजिए, मान ली सत्यनिष्ठा एक मूल्य है। अब इस सत्यनिष्ठा के मूल्य की हर अलग अलग ये मूल्य है, ये एक बेसिक मूल्य है जिसकी अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं
उनके लिए अलग अलग मानक तैयार हो जाता है। जैसे शासक के लिए क्या सत्यनिष्ठा है, भाई शासक का क्या दायित्व है, शासक का दायित्व है कि वो अपनी जनता की सेवा करे, कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए हो लेकिन जनता को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई कार्य ना करे। जो भी वो घोषणाएं करे, जो भी वो वादे करे, उन सब वादों को पूरा करे, झूठी घोषणाएं झूठा वादा ना करे। तो ये क्या होगी, शासक के प्रति शासक की जो सत्यनिष्ठा है उसके लिए जो मूल्य होगा तो इस तरह का कि एक शासक को झूठे वादे नहीं करना चाहिए, एक शासक को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि उसकी प्रजा के लिए अहितकर हो, हानिकारक हो, भले वो खुद की उसके लिए फायदेमंद हो, ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, ये एक तरह से इस मूल्य का मानक तैयार हो गया शासक के लिए। अब यही मानक जब दूसरे के लिए आएगा तब बदल जाएगा। व्यापारी है तो व्यापारी के लिए सत्यनिष्ठा मूल्य का मानक क्या हो जाएगा, व्यापारी के लिए उसी सत्यनिष्ठा मूल्य का मानक हो जाएगा कि व्यापारी को कभी भी कोई ग्राहक अगर उसके पास आ रहा है, कोई उपभोक्ता आ रहा है, तो अपने उत्पाद के बारे में झूठी बात न बताए, जो सच्चाई है वही बताए। ऐसा नहीं कि सड़ा गला माल है, बुरा माल है, टिकाऊ नहीं है और झूठा कह के बेच दे, वो गलत माना जाएगा, वो सत्यनिष्ठा के खिलाफ माना जाएगा। तो एक व्यापारी को चाहिए कि जो सच्चाई है वो उपभोक्ता से सच्चाई छुपाए नहीं, वो अपनी कर की वंचना न करे, कर की चोरी न करे, वो तो वो व्यापारी की सत्यनिष्ठा मानी जाएगी। वो झूठी घोषणा, झूठी गवाही न दे कि भले कि टैक्स चोरी कर लिया हो या जितनी दाम मूल्य का उसका कई गुना दाम उठाए, या संकट के समय में वह उत्पादों का मूल्य कई गुना बढ़ा दे। अब देखते हैं विभिन्न तरह के संकट आते हैं, तरह तरह के, आप देखें कोरोना से लेकर क्या क्या संकट चल रहे हैं, उसमें किस तरह से लोग उसका, बहुत सारे लोग अनर्गल फायदा उठाते हैं उन सब चीज़ों का। तो वह ऐसा कुछ काम ना करे, तो ये क्या होगी, व्यापारी की सत्यनिष्ठा होगी। इसी तरह पूंजीपति की सत्यनिष्ठा क्या होगी कि वह उसके यहाँ जो काम कर रहे हैं श्रमिक, उनका अनावश्यक शोषण ना करे, ऐसा ना करे वो कि उनको कम वेतन में काम दे, जितना उनका हिस्सा है मजदूरों का वो पूरा पूरा हिस्सा उनको दे। इस तरह ना करे कि अगर मजदूरों की संख्या ज़्यादा है तो उसका फायदा उठाकर वह मजदूरों को कम वेतन दे, ऐसा नहीं करना चाहिए पूंजीपति को। ये पूंजीपति की सत्यनिष्ठा हुई। इस तरह समाज सुधार की सत्यनिष्ठा क्या है, एक समाज सुधार की सत्यनिष्ठा ये है कि वो जो चीज़ें बताता है जनता को जो चीज़ें बताता है कि विधवा विवाह का समर्थन होना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बच्चों की ज़्यादा एज में शादी करनी चाहिए, या इस तरह की जो चीज़ें बताता है समाज के लिए कि क्या क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन मानकों पर वो स्वयं भी खरा उतरे। ऐसा ना हो कि बाहर तो बोल रहा हो चारों तरफ कि नहीं बाल विवाह गलत है, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, विधवा विवाह का समर्थन करना चाहिए, दहेज नहीं लेना जाना चाहिए, और पता चले स्वयं के बेटे की शादी में दहेज ले रहा हो। तो इस तरह का ये चीज़ सत्यनिष्ठा के खिलाफ हो जाएगी। किसी भी समाज सुधारक को ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज सुधारक को चाहिए कि जो दूसरों के लिए प्रतिमान बना रहा है, जिस तरह की बातें वो गैरों के लिए कर रहा है, वही प्रतिमान खुद के लिए भी वो बनाए, खुद भी उन प्रतिमानों पर वो खरा उतरे। तो ये हुई समाज सुधारक की सत्यनिष्ठा। इस तरह एक शिक्षक की सत्यनिष्ठा क्या होगी, एक शिक्षक की सत्यनिष्ठा होगी वो पूरे मन से जिस स्कूल में उसकी नियुक्ति है, जिस जगह पर नियुक्ति है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्कूल में इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है ताकि वो ट्यूशन ले सके, बच्चों को ट्यूशन देख सके और एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। इस तरह का काम करना टीचर की, एक अध्यापक की, एक शिक्षक की सत्यनिष्ठा के खिलाफ होगा। एक शिक्षक का दायित्व है कि वो गुरु की भावना से कार्य करे और जो उसका शिष्य है, जो विद्यार्थी है, उसकी उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करे, हर संभव प्रयास करे। तो ये होगी शिक्षक की सत्यनिष्ठा। इसी तरह सैनिक की सत्यनिष्ठा क्या होगी, एक सैनिक की सत्यनिष्ठा होगी इस सैन्य पूरी तरह से किसी भी तरह की अपनी जान देकर भी अपनी मातृभूमि की, अपने देश की रक्षा करता है। वो अनुशासन में बंधा रहता है। तो उसके लिए सत्यनिष्ठा क्या है कि वो अनुशासन का पालन करे, जो ऊपर से आदेश दिया जाता है उसका वो पालन करे, और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने साथियों की रक्षा के लिए वो अपने प्राण दे देता है। ये उसकी सत्यनिष्ठा है, ये उसकी सत्यनिष्ठा दिखाती है कि वो अनुशासन का पालन करे। इसे चिकित्सक की सत्यनिष्ठा क्या है, तो यथासंभव भले उसको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, अगर उसके यहाँ रात में 3 बजे भी कोई मरीज आ रहा है, वो परेशान है व्यक्ति, तो उसकी मदद करे। एक डॉक्टर का दायित्व, डॉक्टर को ये शपथ दिलाई जाती है कि अगर कोई मरीज आ रहा, कितना भी दबाव हो, कितना भी प्रलोभन हो, लेकिन उसे वही लिखना है, वही कहना है जो सच में घटना हुई है। बहुत सारी जगह मेडिकल रिपोर्ट बदली जाती हैं, या कितनी सारी जगह देखते हो कि तरह तरह के कार्य होते हैं, किडनी बदलना, किडनी चुराने से लेके क्या क्या कार्य होते हैं। ये सब कार्य एक चिकित्सक की सत्यनिष्ठा के खिलाफ हैं। एक चिकित्सक का धर्म है कि किसी भी समय, किसी भी कितना भी दबाव हो, अगर कोई मरीज उसके पास आ रहा है तो वह उसका इलाज करेगा।
ये चिकित्सक का दायित्व है। तो ये चिकित्सक के लिए सत्यनिष्ठा हो गई। तो आप देख रहे होंगे एक ही मूल्य है, मूल्य एक ही है सत्यनिष्ठा का। इस मूल्य के मानक अलग अलग जो प्रोफेशनल हैं, अलग अलग व्यावसायिक लोग हैं, उनके लिए मानक बदल जा रहा है। तो जो बेसिक मूल्य है, जो मूलभूत मूल्य है, वो वही रहते हैं नीति शास्त्र में। बस होता क्या है कि अलग अलग क्षेत्र में काम करने पर उनके लिए अलग अलग मानक बनाए जाते हैं, अलग अलग मानक तैयार किए जाते हैं कि फलाने क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको ये काम करने चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे कि सिविल सर्विस में भी लोक सेवकों के लिए क्या होता है, लोक सेवकों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का निर्माण होता है, इसमें लिखा रहता है कि एक लोक सेवक को ये कार्य करने चाहिए और ये कार्य नहीं करने चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित रहता है। शपथ भी देखते हैं आप दिलाई जाती है, मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है, वो क्या क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, वो भी एक तरह से यही है। अब हम देख लेते हैं नीति शास्त्र का सार तत्व ये क्या है। नीति शास्त्र के साथ क्या है, कुछ सार्वभौमिक तार्किक नियम को स्थापना। सार्वभौमिक से मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सल, ये पूरी यूनिवर्स के लिए है। कोई भी आप देखेंगे नियमित नैतिक नियम पूरी यूनिवर्स के लिए नहीं होता, बल्कि सार्वभौमिक से मतलब है जहां ये बनाए गए हैं, जहां या जिस समाज में बनाए गए हैं, ये जिस समाज द्वारा ये बनाए गए हैं, उस समाज में सारे लोगों के लिए नियम समान है। ऐसा नहीं कि कुछ व्यक्तियों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग हो, ऐसा नहीं होंगे। जिस समाज द्वारा ये बनाए गए हैं, उस समाज में जो भी व्यक्ति हैं, उन सब के लिए ये नैतिक मूल्य समान होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सार्वभौमिक। यहाँ सार्वभौमिक का मतलब अब वैज्ञानिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से मत लीजिएगा कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे भूमंडल में वही नियम काम करेंगे। ये नियम अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समाजों में, अलग अलग संस्कृतियों में बदलते हैं, आवश्यकता के अनुरूप बदल जाते हैं अलग अलग समाजों में। लेकिन जिस समाज ने नियम बनाए हैं, उस समाज में सारे लोगों के लिए ये नियम समान होंगे, सारे लोगों के लिए एक जैसे लागू होंगे, इसलिए इनको सार्वभौमिक बोला जाता है। कुछ सार्वभौमिक तार्किक नियम, और नियमों के पीछे कुछ ना कुछ तर्क होगा, कुछ ना कुछ औचित्य होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। जो भी नियम बनाए जाते हैं, भाई अगर ये बोला जाता है चोरी नहीं करनी चाहिए, तो इसके पीछे लॉजिक है कि आप दूसरे की संपत्ति नहीं ले सकते, क्योंकि हर कोई अगर दूसरे की संपत्ति लेने लगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। पहली वजह वो तो अनावश्यक है, भाई किसी ने अपनी मेहनत के परिश्रम का फल रखा है, आप उसका फल बेवजह ले रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह से पूरे समाज में अराजकता, भाई आप दूसरी संपत्ति चोरी कर रहे हैं तो दूसरा भी आपकी संपत्ति चोरी कर लेगा। तो इस तरह से कोई मेहनत ही नहीं करेगा, कोई परिश्रम ही नहीं करेगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी, कोई विकास की तरफ बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए वो सब नियम बनाए गए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो तरह तरह के नियम, प्यासे को पानी पिलाया जाना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो सब नियम ऐसे ही बनाए गए हैं। उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ औचित्य है, कुछ ना कुछ उनके पीछे तर्क है, आप देखेंगे। तो कुछ सार्वभौमिक तार्किक नियमों की स्थापना जो व्यक्ति की किस लिए, सुख, शांति और विकास, इन तीनों चीजों के लिए, सुख, शांति, विकास और सुरक्षा के लिए लाभदायक है। किस लिए नियम बनाए जा रहे हैं कि व्यक्ति कैसे तरह सुखी रहे, व्यक्ति के जीवन में शांति रहे, उसका विकास हो और उसकी सुरक्षा बनी रहे। ये सब सारी चीजें देखेंगे आप कि सुख, शांति और सुरक्षा, इस सब के लिए आवश्यक है ये नियम। इसी को ध्यान में रख के ही नैतिक नियम बनाए जाते हैं, ताकि पूरे समाज में, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या रहे, सुख रहे, मिले, शांति मिले, सुरक्षा उपलब्ध रहे, और ना सिर्फ व्यक्ति का बल्कि आप देखेंगे कि समग्र रूप में पूरे समाज का विकास हो। इसलिए उसी का आधार लेकर ये नियम बनाए जाते हैं। यही नीति शास्त्र का सार तत्व है, यही एसेंस है, यही सार है। इसी का आधार लेकर पूरे नियम, पूरे मानक, पूरे मापदंड गढ़े जाते हैं कि इस तरह के नियम बनाए जाए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांति रहे, सुरक्षा रहे, उससे क्या हो, सुख हो उसको, और न सिर्फ उस व्यक्ति का विकास हो इससे, बल्कि समग्र समाज का विकास हो। तो यही आधार लेके, यही सार लेके, यही विषय वस्तु लेके नीति शास्त्र के पूरे नियम गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, आप देखेंगे। अब हम देखते हैं कि नैतिक मूल्यों के निर्धारक तत्व क्या है। जो मापदंड, मूल्य क्या है, एक तरह से मापदंड है, बना दिए गए हैं कि ये करना चाहिए, उसी आधार पर और जो सब मापदंड है वो बनते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि और नियम के उपनियम बनते चले जाते हैं। तो मूल्य क्या है, एक तरह से मापदंड है, कसौटियाँ है कि व्यक्ति को क्या क्या काम करने चाहिए, किस तरह के काम करने चाहिए, किस तरह के नहीं करने चाहिए।
तो वो कहलाते हैं मूल्य कहलाते हैं। तो नैतिक मूल्यों के निर्धारक तत्व क्या है, कैसे निर्धारण होगा इसका, किस तरह से नैतिक मूल्य बनते हैं, उसके बारे में देखते हैं। नैतिक मूल्य आखिर बनते कैसे हैं, कैसे उत्पत्ति होती है इनकी। तो इनकी इन चीज़ों पर उत्पत्ति डिपेंड करती है, जैसे भौगोलिक तत्वों पर डिपेंड करते हैं। तो कि जो गर्म क्षेत्र है वहाँ पर नियम अलग टाइप के होंगे, और जो ठंडा क्षेत्र है वहाँ पर नियम अलग होंगे। रेगिस्तान में नियम अलग होंगे, और जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ नियम अलग होंगे, अलग अलग जगह। जैसे सूखा जो इलाका है आप देखेंगे वहाँ पर पानी का बड़ा महत्व है, पानी का महत्व बहुत अधिक है। इसलिए आप देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण या जल संरक्षण का यहाँ पर बड़ा जरूर होगा। यहाँ पर उसके हिसाब से नियम बनेंगे कि जल संरक्षण पर जल का महत्व बहुत अधिक होगा, उस तरह के नियम बनेंगे आप देखेंगे। उसकी बजाय जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ वैसा महत्व तो नहीं है जल का, या ऐसी जगह पर जहाँ पर आप देखेंगे कि हरियाली नहीं है, कुछ खान पान नहीं है, साग भाजी नहीं है, तो वहाँ लोग क्या होंगे, आमतौर पर देखेंगे आपकी मांसाहारी हो जाते हैं। जैसे मंगोलियन है, तो चूंकि वहाँ पर लोगों को साग भाजी है ही नहीं, फसलें नहीं उतनी होती, तो कैसे व्यक्ति खा पाएगा। उसके बजाय जिस इलाके में आप देखते होंगे फसलें ज़्यादा हैं, जैसे उत्तर भारत का जो ये मैदानी क्षेत्र है, गंगा घाटी का क्षेत्र है, तो आप देखेंगे यहाँ फसलें ज़्यादा होती हैं, तो आदमी बिना मांसाहार के भी निर्वाह कर सकता है। इसलिए यहाँ जितने आप देखेंगे नैतिक हैं, धर्म गुरु हैं, वो सब हमेशा बोलते हैं कि आदमी को शाकाहार करना चाहिए। अक्सर देखेंगे वैष्णव लोग शाकाहारी होते हैं। उसकी वजह ये है कि इस इलाके में शाकाहार प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो उसी वजह से नैतिक नियम बनाए गए कि भाई व्यक्ति को शाकाहार होनी चाहिए। और मांसाहार होने से क्या होगा कि जो जानवर जैसे बैल है या इस तरह के जो जानवर है, गाय है, वो सब जो जानवर है, भैंस है, वो सब जानवर अगर नष्ट हो जाते हैं या मांस में चले जाते हैं, बैल या मान ली भैंस मांस में चले गए, तो खेती करने के लिए जानवर कम पड़ जाते थे। इस वजह से नैतिक नियम ऐसे बनाए गए थे उस समय कि व्यक्ति को मांस नहीं खाना चाहिए। उसकी बजाय यहाँ प्रचुर मात्रा में जब शाकाहार है, शाक भाजी उपलब्ध है, तो शाकाहार किया जाना चाहिए। तो उस वजह से आवश्यकता के अनुसार नैतिक नियमों की रचना होती है। जैसा क्षेत्र होगा उसी वजह से वहाँ चीज़ों का महत्व होगा और उसी तरह से नियम बदलेंगे। इसलिए जहाँ प्रचुर मात्रा में शाकाहार है तो शाकाहार का महत्व ज़्यादा होगा, वहाँ मांसाहार को रोका जाएगा ताकि जानवरों की संख्या ज़्यादा बनी रहे, जिससे कृषि कार्य में आसानी रहे। इसके विपरीत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ शाकाहार बिल्कुल नहीं है, मांस पर ही निर्भरता है, तो वहाँ पर मांसाहार को बुरा नहीं माना जाएगा। आप बंगाल में देखेंगे कि बंगाल में अधिकांश लोग मछली खाते हैं, क्योंकि वहाँ मछली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एक प्रोटीन का बड़ा सस्ता और अच्छा सोर्स है, इस वजह से वहाँ हर कोई मछली खाता है। वहाँ कहीं भी आप नैतिक नियम में नहीं पढ़ेंगे कि मांस नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए। तो जगह जगह पर अलग अलग जैसे भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिस तरह से वहाँ की फसलें होती हैं, जिस तरह से वातावरण होता है, उसी तरह से नियम भी बनते और बिगड़ते हैं। ये देखिएगा आप। और देखिए किस पर निर्भर करता है, किसी समाज में कितनी आधुनिकता फैली है, कितना उसमें वैज्ञानिकता हुई है, कितना पिछड़ा है समाज, उस पर भी निर्भर करेगा। आप देखें जैसे जैसे समाज में पढ़ाई लिखाई का स्तर ऊपर बढ़ता जाता है, तर्क का स्तर ऊपर बढ़ता जाता है, आधुनिकता आती जाती है, वैसे वैसे समाज कैसा होता जाता है, उदार होता जाता है। वैसे वैसे देखेंगे आप इस समाज में स्त्री पुरुष की भी संबंध बेहतर होता जाता है, स्त्रियों की हालत अच्छी होती जाती है। और भी चीज़ें देखेंगे किस तरह से स्वतंत्रता समानता वाला भाव उसको महत्व ज़्यादा मिलता है, सामंतवाद या अधिनायक वाले भाव को महत्व कम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें आप देखेंगे जैसे जैसे समाज में वैज्ञानिकता बढ़ती है, तर्क बढ़ता है, तो क्या होता है, इहलौकिकता का महत्व बढ़ जाता है। आप मध्यकाल में जैसे पढ़ेंगे, मध्यकाल में देखेंगे, मध्यकाल में क्या था कि ईश्वर का महत्व ज़्यादा था अपेक्षाकृत, सारी चीज़ें ईश्वर की इर्द गिर्द घूमती हैं। यहाँ तक कि उस समय के आप चित्रकार देखेंगे तो वो अपना नाम पेंटिंग में नहीं लिखते थे, बोलते थे सब कुछ तो ईश्वर का किया हुआ है, हमारा कोई योगदान नहीं, वो वाला भाव था। तो सारी चीज़ें ईश्वर के इर्द गिर्द घूमती थी, केंद्र में ईश्वर था। तो आदमी की उगाया तो केंद्र में क्या हो गया, मानव हो गया। सारी चीज़ें मानव को ध्यान में रखकर ही विकसित की गई, सारी विचारधारा में मानव को केंद्र में रखकर आई। तो जैसे जैसे आप देखेंगे आधुनिकता बढ़ती है, वैज्ञानिकता बढ़ता है, तो नैतिक मूल्य भी बढ़ते जाते हैं। उसी हिसाब से परंपराएं बदलती हैं और नैतिक मूल्य भी बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ेगी तो पुराने जो प्रतिमान होंगे कि नहीं औरत घर खाना बनाएगी, पुरुष बाहर नौकरी करने जाएगा या काम करने जाएगा, वो सब देखेंगे आपके बिगड़ने लगते हैं। उल्टा भी हो सकता है इसका, ऐसा भी देखने में आएगा आपको, या ऐसा नहीं होगा पर्टिकुलर काम मर्द करेगा, पर्टिकुलर काम औरत करेगी। ये सब जो प्रतिमान होते हैं वो धीरे धीरे बदलने लगते हैं, चीज़ें लगती हैं सारी चीज़ों की। अब तर्क और इहलौकिकता का महत्व बढ़ जाता है, मानववाद का महत्व बढ़ जाता है, तो उसी हिसाब से नैतिक नियम भी बदल जाते हैं, आप देखेंगे।
और नैतिकता, जो नैतिक मूल्य किसके पर डिपेंड करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, संस्कृति पर निर्भर करते हैं। जैसी संस्कृति होगी वैसे ही नैतिक मूल्य भी बदलेंगे। जैसे जैन लोग हैं, तो जैन लोगों में किसका महत्व, शाकाहार का महत्व है, वहाँ मांसाहार मना ही है। जैन संस्कृति में वहाँ मांसाहार क्या है, मना ही है। इसके विपरीत बहुत सारी संस्कृतियां देखिए जो मांसाहार पर ही निर्भर है, वहाँ पर मांसाहार का महत्व है। तो जैसी ऐसी संस्कृतियाँ होंगी बहुत सारी, आप वो देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे। जैसे आप नॉर्मली उत्तर भारत में देखिए, हमारे यहाँ ये गंगा घाटी के इलाकों में तो बंदर को लोग नहीं मारते हैं। ये माना जाता है बंदर का कि हनुमान जी के वंशज है। इस तरह के लोगों की मान्यता है कि वही सेना है जो राम जी को वहाँ गई थी, युद्ध लड़ने के लिए गई थी, लंका गई थी। ऐसा लोगों का विश्वास है, धार्मिक मान्यता है। इसलिए आप देखेंगे गंगा घाटी के पूरे इलाके में कहीं भी आप देखेंगे कि बंदरों का शिकार नहीं किया जाता, बंदरों को नहीं मारा जाता। या यहाँ पर आप देखेंगे कि गाय के ऊपर एक विशेष तरह धार्मिक महत्व है गाय का। यहाँ तक कि गाय की वजह से नील गाय, जो कि गाय से अलग जानवर है, लेकिन उसके प्रति भी बड़ा श्रद्धा भाव है लोगों में। लेकिन आप थोड़ा दूर हट गए, पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए तो वहाँ बंदर को वैसा महत्व नहीं, लोग बंदर का शिकार तक कर लेते हैं। वैसे आप देखें वहाँ कुत्ते का मांस भी लोग खा लेते हैं। तो अलग अलग संस्कृति बदलने पर चीज़ें, नैतिक मूल्य अलग अलग जगह से बदलने लगते हैं, मान्यताएं बदलने लगती हैं, नैतिक मूल्य बदलने लगते हैं। तो वैसी चीज़ें आप देखेंगे बदलने लगती हैं। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग जगह का रहन सहन, खान पान, उन सारी चीज़ों को डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उसी हिसाब से नैतिक मूल्य भी अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग बदलते हैं। भाई हिंदुस्तान में अलग टाइप के मूल्य होंगे, वही मूल्य आप देखेंगे अफ्रीका में जो अलग कबीले हैं, अलग अलग तरह के, वहाँ मूल्य बढ़ जाते हैं। जिस तरह से नारी स्वतंत्रता की जितनी हद तक बात भारत में होती है, आप देखेंगे बहुत सारे कबीलाई साम्राज्य में या अफगानिस्तान में देख लीजिए, या अफ्रीका में वैसी नहीं हो पाती। अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं, संस्कृतियाँ, अलग अलग रिवाज हैं। अरब देशों में अभी भी बड़ी मुश्किल से उनको वाहन चलाने की आज़ादी मिली, बुर्का खोलने की आज़ादी बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ जगहों पर ही रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अलग संस्कृति है, तो वहाँ उस हिसाब से नैतिक मूल्य बने हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे स्त्रियों को बराबर आज़ादी है, वो कहीं भी आ जा सकती हैं, कहीं भी वो गाड़ी चला सकती हैं, कुछ भी चला सकती हैं। हर जगह वो पायलट और लोको पायलट भी आपको स्त्रियाँ खूब मिलेंगी। और उल्टा बढ़ावा दिया जाता है भारत में, तो भारत की संस्कृति हमारी अलग है। यहाँ स्वतंत्रता का, उदारता का महत्व ज़्यादा है। और देखेंगे आप ये कि उस जगह की मूल्य इस पर भी डिपेंड करता है कि उस जगह की आर्थिक स्थिति कैसी है, किस तरह के वहाँ पर व्यवस्था लागू है। अगर व्यवस्था समाजवादी है, मार्क्सवादी व्यवस्था लागू है किसी जगह पर, तो वहाँ सामाजिकता का महत्व ज़्यादा होगा। वहाँ कोई व्यक्ति पूंजी इकट्ठी कर ले रहा है तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, बुरा माना जाएगा। ये माना जाएगा दूसरे का शोषण करके वो पूंजी इकट्ठी कर रहा है। इसके विपरीत जो व्यक्ति समाज हित में, जनहित में काम कर रहा है, जो सहकारिता की भावना से काम कर रहा है, उसका महत्व ज़्यादा होगा। इसके विपरीत ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं, ऐसे देश जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्व ज़्यादा है, वहाँ पर इसकी विपरीत स्थिति होगी। वहाँ वैयक्तिकता का महत्व ज़्यादा है। एक आदमी व्यक्तिगत रूप से कितना लाभ अर्जन कर रहा है, उसी तरह से उसको सम्मान मिलेगा। तो वहाँ पर किस तरह से व्यक्ति कितना लाभ कमा पा रहा है, कितना उसका आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्टेटस जितना ऊपर बढ़ता जाता है, तो पूंजीवादी देश में उस हिसाब से व्यक्ति का सम्मान बढ़ता जाता है। जबकि अगर देश समाजवादी देश के विपरीत होगा। पूंजीवादी देश में जो राज्य का नियंत्रण होता नहीं है अर्थव्यवस्था पर, जबकि आप देखेंगे कि समाजवादी देश में राज्य का ही अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रहता है। तो चीज़ें उस हिसाब से नैतिक मूल्य भी बढ़ती हैं। तो जो पूंजीवाद देश है वहाँ पर वैयक्तिकता का महत्व ज़्यादा होगा, धन कमाने पर ज़्यादा जोर होगा। उसके बजाय जो समाजवादी देश है वहाँ के नैतिक मूल्य अलग होंगे। समाजवादी देशों में समाज का महत्व अधिक होगा, वहाँ पर धन कमाने की बजाय सहकारिता की भावना जिसमें ज़्यादा है, उस व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है, नैतिक मूल्य इस तरह से तय होंगे। तो अलग अलग जगह की आप देखते हैं कि नैतिक मूल्य इस हिसाब से तय होता है। दूसरा ये भी देखेंगे कि जिस जगह संपन्नता ज़्यादा है तो नैतिक मूल्य अलग हिसाब से तय होते हैं, जहाँ विपन्नता ज़्यादा है वहाँ पर नैतिक मूल्य आप देखेंगे दूसरे हिसाब से तय होते हैं। उस हिसाब से लोगों की मान्यताएं बदलती हैं। व्यक्तिवाद को ज़्यादा महत्व है कि समाज को ज़्यादा महत्व है, या अन्य चीज़ें किस तरह से व्यक्ति धन अर्जित करता है इसको ज़्यादा महत्व है, या सिर्फ धन को ज़्यादा महत्व है, कैसे कमाए लेकिन धन कमाए उसका ज़्यादा महत्व है। तो ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं कि किस तरह का समाज है, उस हिसाब से नैतिक मूल्य बदलते हैं जगह जगह के। राजनीतिक स्थिति अलग अलग देशों की, अलग अलग समाजों की राजनीतिक स्थिति क्या है, इस पर भी निर्भर करता है, इस पर भी नैतिक मूल्य निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर किसी देश में राजतंत्र लागू है, किसी समाज में राजतंत्र लागू है, तो वहाँ पर किसका महत्व ज़्यादा होगा? राजतंत्र या अधिनायकवाद ज़्यादा होने पर किसका महत्व ज़्यादा होगा? किस तरह के नैतिक मूल्य होंगे? वहाँ पर नैतिक मूल्य इस तरह होंगे कि वहाँ पर आज्ञाकारिता का महत्व ज़्यादा होगा।
वहाँ पर व्यक्ति के सोचने की बजाय कि नवोन्मेषण के बजाय किसका महत्व ज़्यादा होगा, वहाँ पर आज्ञाकारिता का महत्व ज़्यादा होगा कि ऊपर से जो आदेश आ रहा है उसको फॉलो करना है, उसको अमल में लाना है, उसका पालन करना है कैसे भी करके, इस चीज़ का महत्व ज़्यादा होगा। वहाँ के व्यक्ति को ये नहीं बोला जाएगा कि खुद के विवेक इस्तेमाल करे, खुद का दिमाग इस्तेमाल करे, इस चीज़ पर जोर नहीं होगा। तो वहाँ के नैतिक मूल्य इस तरह होंगे। उसी बजाय अगर लोकतंत्र लागू हुआ देश में तो वहाँ पर व्यक्ति की ज़्यादा समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, न्याय, इस सब विचारों का महत्व ज़्यादा होगा, इन सब मूल्यों का महत्व ज़्यादा होगा। यहाँ पर व्यक्ति को आज़ादी होगी कि निर्णय लेने में वो अपनी भागीदारी करे, वो अपने विचार बताए, अभिव्यक्त करे, उससे पूछा जाएगा। तो लोकतंत्र में इन सब चीज़ों का महत्व ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों का मूल्य ज़्यादा होता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्यों का महत्व लोकतंत्र में अधिक है। वहीं अगर धर्म तंत्र लागू हुआ कहीं पर तो वहाँ पर धार्मिक चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होगी, वहाँ धार्मिक चीज़ों का महत्व ज़्यादा होगा, भाग्यवाद का महत्व ज़्यादा होगा। धर्म में जो नियम लिखे हुए हैं, धार्मिक किताबों में जो नियम लिखे हुए हैं उसी के अनुसार फैसले होंगे, उनकी नैतिक महत्व ज़्यादा होगा, नैतिक वैल्यू उन सब मूल्यों की अधिक होगी। वहाँ पर व्यक्ति के विचार या अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि धार्मिक पुस्तकों में जो लिखा है, वहाँ के जो धर्मगुरु जो कह रहा है वही बात अंतिम बात होगी, उसी बात का महत्व ज़्यादा होगा। और ये माना जाएगा कि धर्मगुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया सकता। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो आप वैसे समाज में देखेंगे जिस तरह से राजनीतिक स्थिति बदलेगी किसी देश और समाज की, उसी हिसाब से उसके नैतिक मूल्य बदल जाएंगे, ऐसा आप देखेंगे। न्यायिकवाद में आप देखेंगे आज्ञाकारिता सबसे बड़ा मूल्य है, जबकि लोकतंत्र में देखेंगे स्वतंत्रता होगी, उदारता होगी, स्वतंत्रता को महत्व मिलेगा, अपनी वैचारिकता को महत्व होगा, ऐसा आप देखेंगे। इस पर भी निर्भर करता है कि बाहरी दुनिया से व्यक्ति का जुड़ाव कितना है, समाज का जुड़ाव कितना है। जब किसी समाज का जुड़ाव बाहरी दुनिया से होता रहता है तो नई नई चीज़ें उसके पास, नई नई सूचनाएं आती हैं, तो मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। भारत में भी जब बाहरी दुनिया से भारत से जुड़ा हुआ, ऐसे इसमें विदेशी आए तो नए नए मूल्य आए, नवजागरण हुआ, नवजागरण से भारत में समाज सुधार हुआ, नई नई चीज़ें आई और धीरे धीरे नैतिक मूल्य बढ़ते हैं। जैसे एक ज़माने में सती प्रथा का महत्व ज़्यादा था, नैतिक मूल्य उस तरह के बने हुए थे, या छुआछूत का महत्व ज़्यादा था, उस तरह के नैतिक मूल्य थे। धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। एक ज़माने में सामंतवादी प्रथा चल रही थी भारत में, जमींदारी प्रथा चल रही थी। आज़ादी की बात उस जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। तो जैसे जैसे बाहर की दुनिया से आपका संपर्क होगा, एक्सपोजर ज़्यादा होगा, वैसे वैसे आपके मूल्य ज़्यादा उदार होते जाएंगे, ज़्यादा रिफाइन होते चले जाते हैं। अगर बाहरी दुनिया से कटाव है तो आपको पता नहीं चलेगा कि बाकी दुनिया में, शेष विश्व में क्या हो रहा है। तो आप नई नई सूचनाएं, नई नई जानकारी नहीं ले पाएंगे और उसी वजह से आपके नैतिक मूल्य भी उस तरह बने रहेंगे, पुराने बने रहेंगे, बदल नहीं पाएंगे। आप बाकी दुनिया से कट जाएंगे, मुख्य धारा से कट जाएंगे। तो इस पर जैसे कोई जनजाति, मान लीजिए अंडमान निकोबार की कोई जनजाति है, तो उसके नैतिक मूल्य अपने ढंग के पुराने होंगे, क्योंकि बाकी लोगों से उसे उतना मतलब नहीं है। या कोई अफ्रीकन जनजाति है तो उससे मतलब नहीं है। वहीं ऐसे समाज है जिनमें बाकी लोगों का, बाहर के लोगों का मिलना जुलना खूब होता रहता है, खूब घुला मिला रहते हैं लोग। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि नैतिक मूल्य भी धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं बाहरी दुनिया के प्रभाव में आके। अभी तो हमने ये देखा कि नैतिक मूल्य आखिर बनते कैसे हैं, नैतिक मूल्यों का निर्माण कैसे होता है, नैतिक मापदंडों का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए कौन कौन से कारक होते हैं, ये हम अभी देखा, हम लोगों ने अभी पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी कृत्य, कोई भी कार्य, किसी ने कोई कार्य किया तो वो कार्य नैतिक माना जाएगा या अनैतिक माना जाएगा, ये किस पर निर्भर करता है। इसके लिए निर्धारण करने वाले कौन कौन से कारक हैं कि किसी कार्य को माना जाए, किसी कृत्य को माना जाए जो फला कृत्य नैतिक है या अनैतिक है, इसकी निर्धारण कैसे होगा। तो ये देख लेते हैं हम लोग। यह है कि मानवीय क्रियाकलापों में या मानवीय कृत्यों में नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व कैसे माना जाएगा कि कोई भी कृत्य, कोई भी काम जो किया गया है वो नैतिक है या अनैतिक है, ये कैसे माना जाएगा। इसको कैसे कैसे देखते हैं। तो इसके निर्धारक कितने कारक हैं, ये 6 कारक हैं जो इसका निर्धारण करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या कर्ता, इसको निर्भर करता है कि कोई भी कार्य नैतिक है या नैतिक है। जैसे कोई काम, मतलब किसी मारने का काम, हत्या करने का काम है, अब ये हत्या कौन कर रहा है, इससे निर्धारण होगा कि कोई कृत्य नैतिक है या नैतिक है। अगर ये हत्या कोई डाकू कर रहा है तो क्या माना जाएगा, अनैतिक माना जाएगा कि बेवजह इसने पैसे के लोभ में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, ये गैर कानूनी कार्य है। लेकिन अगर कोई सैनिक की हत्या कर रहा है तो इस कार्य को क्या माना जाएगा, नैतिक, क्योंकि उसने देश की रक्षा के लिए किसी विदेशी को मार गिराया, किसी घुसपैठिए को मार गिराया, इसलिए कार्य यहाँ पर क्या हो गया, नैतिक। तो कर्ता पर डिपेंड कर रहा है। जब कर्ता डाकू है तो कार्य अनैतिक है, और वही काम, हत्या का काम अगर सैनिक कर रहा है तो कार्य कैसा माना जाएगा, नैतिक माना जाएगा। तो ये कर्ता पर डिपेंड करता है कि कोई कार्य नैतिक है या अनैतिक। उसी तरह दूसरा कारक क्या है, पीड़ित। पीड़ित व्यक्ति कौन है, इस पर भी निर्भर करेगा
कि कोई कार्य नैतिक है या अनैतिक, इस पर भी निर्भर करेगा कि पीड़ित व्यक्ति कौन है आखिर। जिस तरह से आपने रॉबिनहुड का हो सकता नाम सुना हो। रॉबिनहुड ऐसा व्यक्ति था जो बड़े रईस लोगों के यहाँ या बड़े बड़े बैंकों में, यहाँ बैंकों में रईस लोगों का पैसा लगा रहता है, वहां से पैसे लेता था, चोरी करता था, पैकेट डालता था, फिर वो किसमें बांट देता था, गरीब लोगों में। तो उसने किन लोगों का पैसा चुराया, उसके केस में पीड़ित कौन है, रईस लोग हैं जो बाकी गरीबों का पैसा लिए होते थे, चूस रहे होते थे, शोषण कर रहे होते थे। वैसे लोगों का, जानबूझ के वैसे लोगों का जो कि गरीबों का विशेष तौर पर शोषण करते थे, वैसे लोगों का पैसा लेके लूट के गरीबों में बांट देता था। तो यहाँ पर पीड़ित कौन है, यहाँ पर पीड़ित वैसे लोग जो खुद शोषक हैं, खुद शोषक हैं। तो वैसी स्थिति में देखिएगा कि जो कृत्य होगा वो उतना अनैतिक नहीं होगा, अनैतिक तो होगा लेकिन अपेक्षाकृत कम अनैतिक होगा, अपेक्षाकृत कम अनैतिक होगा। उसकी बजाय कोई ऐसा डाकू हो जो गरीब आदमी का या रास्ता चलते लोगों का गला घोंट के मार देता हो, परेशान करता हो, उससे पैसे छीन लेगा, तो वैसे स्थिति में वो कृत्य कैसा माना जाएगा, वो कृत्य ज़्यादा अनैतिक माना जाएगा, ज़्यादा बुरा माना जाएगा। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि पीड़ित कौन है, पीड़ित आदमी कौन है, पीड़ित पर भी डिपेंड करता है कि कोई कृत्य कितना नैतिक है या कितना नैतिक है। तो पीड़ित की स्थिति पर भी डिपेंड करता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी सेठ के यहाँ चोरी की तो वह अपेक्षा और मजबूरी वश चोरी की, कि कोई मजबूरी थी उसकी, उसे माता पिता का इलाज कराना था, उसको माता पिता का पेट भरना था, भूख से मर रहा था वो, तो किसी अमीर के यहाँ अगर चोरी करेगा तो वो कृत्य उतना अनैतिक नहीं माना जाएगा। उसकी बजाय कोई एक अमीर आदमी है, सिर्फ डराने धमकाने के लिए या मार काट करने के उद्देश्य से किसी गरीब के यहाँ से जबरदस्ती, कोई सेठ है, महाजन है, अगर किसी गरीब के यहाँ से वो उसके खाने के लिए मान ली थोड़ा सा अनाज बचा, वो अनाज पूरा उठवा ले और उसकी वजह से उसके भूखे बच्चे भूख से मर जाएं, तो वैसी स्थिति में कृत्य क्या माना जाएगा, कृत्य बहुत ज़्यादा अनैतिक माना जाएगा, बहुत ज़्यादा बुरा माना जाएगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि पीड़ित व्यक्ति कौन है, इस पर भी आपका कृत्य निर्भर करता है, पीड़ित है कौन। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी आपने देखा होगा क्रांतिकारियों को, तो क्रांतिकारियों ने बहुत सारे शासन में जो अंग्रेज थे उन लोगों को मारा, इसलिए मारा कि वो लोग अत्याचार कर रहे थे देशवासियों के ऊपर और एक भय का वातावरण बनाए रखते थे। तो उस भय के वातावरण से मुक्ति दिलाने के लिए क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेज अधिकारियों का जो कि बड़े शोषक थे, बड़े अत्याचारी थे, उनको मारा। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे उस कृत्य को अनैतिक नहीं माना जाएगा, नैतिक ही माना जाएगा, हालांकि कम नैतिक माना जाएगा उसको। आप देखेंगे वैसी स्थिति में एक कार्य को कम नैतिक माना जाएगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उतना अनैतिक नहीं माना जाएगा, कम अनैतिक माना जाएगा, ऐसे भी देख सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का मतलब कत्ल किया या ऐसे व्यक्ति को मारा क्योंकि वो खुद शोषण कर रहा था, खुद अत्याचारी था, पूरी जनता को परेशान किए होता, त्रस्त किए होता, उस व्यक्ति को मारना आप देखेंगे उसको अनैतिक नहीं माना जा सकता, उसको नैतिक माना जाएगा। हालांकि अपेक्षाकृत कम नैतिक है, कोई हत्या की गई है लेकिन नैतिक ही माना जाएगा उस व्यक्ति। इसके बाद क्या निर्धारक तत्व है, इसके बाद एक निर्धारक तत्व है इरादा या प्रयोजन, कि कोई कार्य किया गया उसके पीछे इरादा क्या था। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति भलाई के लिए कार्य करता है और वो कार्य बुरी अवस्था में पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में कि भाई कोई काम कर रहा है किस इरादे से, अगर वो अच्छे इरादे से काम कर रहा है और अगर वैसे से किसी नुकसान हो जाता है तो वो आदमी दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका इरादा बुरा नहीं था, इरादा कोई उसका नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वो अच्छा कार्य करना चाहता है। मान लीजिए किसी आदमी ने कहीं से उसको गिफ्ट में फल मिले, चीज़ें मिली, खाना पीना मिला, उसने क्या, उसको ज़्यादा फल थे तो उसने क्या गरीबों को बांट दिए, वो फल बांट दिए, मिठाई बांट दी, बिस्किट बांट दिए, वो सारी चीज़ें खाने पीने जितनी चीज़ें थी वो गरीबों को बांट दी। बाद में पता चला कि उसको खा करके कोई व्यक्ति जो जिस गरीबों को बांटी थी वो मर गया, तो उस व्यक्ति का इरादा उस गरीब को मारने का नहीं था, वो तो सिर्फ भलमन साहस से कि मेरे पास ज़्यादा है, अतिरिक्त है, तो बाकी लोगों को भी खिला दूँ, इस भाव से उसने वो सामान बांटा, लेकिन उसको खा के अगर मर गया तो ऐसी स्थिति में जिस आदमी ने वो खाना बांटा है वो आदमी दोषी नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि उसका इरादा नहीं था मारने का, उसका वैसा इरादा नहीं था। ऐसा यह पहला जो हमने उदाहरण दिया था, कोई सैनिक अगर युद्ध में लड़ता हुआ किसी की हत्या करता है तो उसको उस हत्या का दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने व्यक्तिगत हित में नहीं की, उसका जो सामने वाले व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है उसकी सैनिक से कोई दुश्मनी नहीं है, विपक्षी देश का सैनिक है, वो तो अपने देश की रक्षा करता है, उसके ऊपर से आदेश है इसलिए वो रक्षा करता हुआ मारा है उसने सामने वाले को। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इरादा उसका नहीं है वैसा किसी की हत्या करने का, वो तो अपने देश की रक्षा कर रहा है, उस वजह से उसे मारना पड़ा, इसीलिए ऐसे केस में सैनिक को दोषी नहीं माना जाएगा।
तो आप देखेंगे कोई भी कार्य इरादे पर भी निर्भर करता है कि किस इरादे के तहत, किस भावना के तहत वो कार्य किया गया। और इसका महत्व आप देखेंगे उसमें अदालतों में खूब होता है कि उसकी भावना क्या थी, मारने वाले की भावना क्या थी। कई बार तो आप ऐसे भी देखते होंगे अदालतों में कि अगर हथियार बदलता है तो भी सजाएं बदलने लगती हैं, क्योंकि अगर हथियार बदल गया, किसी ने धारदार हथियार से हमला किया, इसका मतलब जान से मारना चाह जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसकी वजह से हाथापाई कर रहा है, इस तरह की बात है, तो मान जाता है गुस्सा तो था, आवेश में था व्यक्ति, लेकिन जान से नहीं मारना चाहता था किसी को। तो जैसे जैसे इरादा बदलता, किस इरादा से उसने हत्या की या किस इरादे से कोई कार्य किया, तो जैसे जैसे इरादा बदलता है उसी वजह से सजाएं बदलने लगती हैं। क्योंकि माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उस कार्य के पीछे व्यक्ति का इरादा क्या है, किस इरादे से, किस भावना से व्यक्ति ने कार्य किया है। और क्या परिस्थितियां, ऐसा भी डिपेंड करता, निर्भर करता है कि कौन सी परिस्थितियां, कि किस परिस्थितियों में व्यक्ति को कार्य करना पड़ा। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके घर पर कोई महिला है, कोई उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति है जो बाहरी व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है, अनाचार करना चाहता है। वैसी स्थिति में जब उसने अपने बचाव में उसकी हत्या कर दी तो उसको क्या माना जाएगा, परिस्थितियां ऐसी हैं तो उस महिला को दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया है, उसने जानबूझ के ऐसे नहीं किया, उसने आत्मरक्षा में स्वयं को बचाने के लिए ऐसा किया है। तो ऐसी स्थिति में उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि उससे सामने वाले की हत्या करनी पड़े। या कोई चोर आपके घर पे आ गया और उसने उसके बाद हथियार है, बंदूक है, वैसी स्थिति में अगर आप उसकी हत्या कर देते हैं तो आपको दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी, आपको जान बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए आपको ऐसा करना पड़ा है। परिणाम पर भी निर्भर करता है कि कोई कार्य नैतिक है या अनैतिक है, क्योंकि बहुत सारे देशों में पहले नियम कानून था, पुराने समय में देखते होंगे कि उसका परिणाम क्या निकला, परिणाम के आधार पर सजाएं तय होती थी कि कोई व्यक्ति का मर गया हो तो उसका ये परिणाम है, एक हाथ कटा हो तो इस तरह का होगा, जिस व्यक्ति उसका जो काम किया उसका ये परिणाम निकला तो ये होगा। लेकिन आज के ज़माने में आप देखेंगे कि परिणाम के आधार पर सजाएं नहीं तय होती, या परिणाम के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, परिणाम के आधार पर दोष नहीं दिया जाता। पुराने सिस्टम में ऐसा था कि परिणाम के आधार पर ही चीज़ें तय होती थी, माना जाता था कोई व्यक्ति कितना दोषी है किसी कार्य का। लेकिन आज के ज़माने में परिणाम को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। आज के ज़माने में इसको महत्व दिया जाता है कि व्यक्ति का इरादा क्या था, कार्य करने के समय किस इरादे के तहत उसने हत्या की या चीज़ें की, कोई भी काम किया उसने किस इरादे के तहत की। तो आज के परिणाम का उतना महत्व नहीं है, लेकिन पुराने समय में परिणाम के आधार पर ही ये माना जाता था कि क्या व्यक्ति का मतलब क्या व्यक्ति चाहता था व्यक्ति का किस हिसाब से सजा दी जाए, तो इसी हिसाब से कोई कृत्यों में उसका काम कितना नैतिक है, अनैतिक है, कितना अनैतिक है, ये हिसाब से तय होता था कि उस कार्य का परिणाम क्या निकला। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, परिणाम के आधार पर चीजें नहीं तय होती। कृत्य कई बार ये भी देखा जाता है कि कौन सा काम किया गया व्यक्ति द्वारा, कृत्य के आधार पर ही उसको नैतिक या अनैतिक माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये बलात्कार है, उसको हर किसी भी एंगल से देखेंगे वो गलत ही माना जाएगा, उसको अनैतिक ही माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कृत्य होते हैं जो हमेशा अनैतिक हैं, कुछ कृत्य हैं जो नैतिक हैं, और बहुत सारे कृत्यों में डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कृत्यों के आधार पर बताया जाए कि नैतिक है या अनैतिक है। ऐसे अधिकांश चीज़ें ऐसी होती हैं जो कृत्य को देख कर होती हैं। कुछ चीज़ों को तो आप बता सकते हैं कि ये अनैतिक ही है, कुछ ऐसे कृत्य जो बता देंगे आपको नैतिक ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अन्य चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, इसलिए अब कृत्य का उतना महत्व नहीं, उसके बजाय अन्य चीज़ों का महत्व ज़्यादा लिया जाता है। कुछ कृत्यों में तो है कि कुछ कृत्य बुरा ही है, उसको कभी अच्छा माना नहीं जा सकता। वैसी चीज़ों में तो कृत्य के आधार पर ही फैसला होगा, या कुछ अच्छा ही माना जाएगा, सम्मानजनक, कि आप किसी के लिए त्याग कर रहे हैं, किसी की जान बचा रहे हैं, किसी डूबने से किसी को बचा रहे हैं, तो कृत्य हमेशा अच्छा ही माना जाएगा। किसी भी एंगल से देखें, किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन बहुत सारे बाकी काम है जिसमें स्पष्ट नहीं होता, तो कृत्यों के आधार पर खाली फैसले नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन कृत्यों के आधार पर भी ये माना जाता है कोई कार्य नैतिक है या अनैतिक है। तो इतनी सारी चीज़ें, 6 तत्व हमने देखे, इन 6 तत्वों के आधार पर तय होता है कि कोई भी कार्य नैतिक है या अनैतिक है। आगे देखते हैं नीति शास्त्र के आयाम। नीति शास्त्र में हम क्या देखते हैं, क्या होता है नीति शास्त्र में? मापदंड तैयार किए जाते हैं, कसौटियाँ तैयार किए जाते हैं कि कोई भी काम नैतिक है अनैतिक, ये निर्णय करने के लिए हम लोग कसौटियाँ तैयार करते हैं नीति शास्त्र के अंतर्गत। अब जिस क्षेत्र के लिए ये मापदंड तैयार किए जाते होंगे तो उसी क्षेत्र के हिसाब से इसके विभिन्न आयाम बांटे गए हैं कि किस लिए है। जिस क्षेत्र के लिए मापदंड तैयार कर रहे हैं तो उस हिसाब से नीति शास्त्र का बंटवारा कर दिया गया कि ये आयाम है। जैसे कि व्यवहारिक रूप से इसको बोला जाए तो व्यवहारिक रूप से, तो क्षेत्र के हिसाब से देखा जा रहा है।
तो नीतिशास्त्र के आयाम के भी कई दृष्टिकोण है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे आप तो ये आयाम है कि व्यवसायिक क्षेत्र के लिए कर रहे हैं हम अगर मापदंडों का निर्माण, तो व्यवसाय का आयाम हो गया। प्रशासनिक क्षेत्र के लिए कर रहे हैं तो प्रशासनिक नीतिशास्त्र हो गया। राजनीतिक के लिए कर रहे हैं तो राजनीतिक नीति शास्त्र हो गया। वाणिज्य के लिए कर रहे हैं तो वाणिज्यिक नीति शास्त्र। तो ऐसे ऐसे अलग अलग आयामों के लिए अलग अलग, सबके लिए अलग रहता भी है, क्योंकि मैंने बताया कि मूलभूत मूल्य तो वही है, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं, दशा बदल रही है, कार्य करने का ढंग बदल रहा है, इसलिए नियम कानून बदलते रहते हैं। ऐसा आप देखेंगे, ये आप पाएंगे। तो ये वो मीडिया के लिए देखिए, इसलिए अलग तरह से बनते हैं, आप पाएंगे मीडिया के लिए अलग तरह से बनते हैं नियम। तो खेल के लिए अलग टाइप के बनते हैं, आप देखिए खेल के लिए नियम अलग होते हैं। खेल में डोपिंग या नॉन डोपिंग जो रहती है कि डोपिंग नैतिक है, अनैतिक है, किसी खिलाड़ी को किस तरह से व्यवहार कर सकता है, बाकी खिलाड़ी के साथ किस तरह छल कपट नहीं कर सकता, वो सारे की चीज़ों के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो खेल नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के लिए विभिन्न तरह के नियम बनाए जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों के लिए तथा अन्य प्रोफेशनल के लिए जो चिकित्सा क्षेत्र में नियम बनाए जाते हैं तो चिकित्सा नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे व्यवहारिक क्षेत्र के हिसाब से ये नियम बनाए गए हैं। तो व्यवहारिक नीति शास्त्र के विभिन्न आयाम हैं। इसी तरह आप देखेंगे मानकीय नीति शास्त्र। मानकीय नीति शास्त्र में जो नियम बनाए जाते हैं ये इस आधार पर बनते हैं, ये असल में एक तरह से देखेंगे आप दार्शनिक पहलू है ये। इसमें ये इस हिसाब से इसका बंटवारा किया गया है कि कौन कौन से नीति शास्त्र होंगे। इसमें माना गया कि इंसान या मनुष्य आखिर है क्या, मनुष्य आखिर क्या है, इसकी विवेचना की गई कि मनुष्य आखिर क्या है। तो अलग अलग लोगों ने मनुष्य क्या है इसकी अलग अलग व्याख्या की है। कुछ लोगों ने क्या माना है कि मनुष्य एक जानवर है, तो उस हिसाब से व्याख्या अलग हुई है। कुछ लोगों ने माना कि नहीं, मनुष्य ऐसा है कि हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर रहना चाहता है, सुख का आकांक्षी है, तो उस हिसाब से फिर नीति की नैतिक मूल्यों की व्याख्या बदली। अगर ये माना गया कि मनुष्य क्या है, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस तरह के कार्य करना चाहिए मनुष्य को, मनुष्य ऐसा प्राणी है उसे समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, तो नैतिक मूल्यों की व्याख्या फिर बदल गई। उसी हिसाब से जैसे जैसे ये चीज़ की व्याख्या बदली, इस विश्लेषण की व्याख्या बदली कि मनुष्य आखिर क्या है, अब उस क्या है का जो जवाब आया उस हिसाब से नैतिक मूल्य जैसे जैसे बदले, तो उस हिसाब से मानकीय नीति शास्त्र में आप देखेंगे कि अलग अलग सिद्धांत आए, अलग अलग नीति शास्त्र आ गए। जैसे स्वार्थवाद, स्वार्थवाद तब आया जब बोला जाता मनुष्य क्या है, पशु है। तो पशु कैसा होता है, स्वार्थी होता है, उसे अपनी चीज़ों से मतलब है, अपने हित से मतलब है। तो वैसी स्थिति में नैतिकवाद की ये शाखा ही स्वार्थवाद वाली शाखा। इसी तरह जब माना गया कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, सुख की प्राप्ति है मनुष्य का अंतिम उद्देश्य, तो सुखवाद आया। सुखवाद में भी सुख के भी कई भेद किए गए कि कौन सा सुख अच्छा है, कौन सा सुख बुरा है, या कौन कम अच्छा है, कौन सा सुख ज़्यादा बेहतर है, कौन सा सुख कम बेहतर है। तो इस तरह की व्याख्याएं आई। उसी तरह से फिर व्याख्या आई जब बोला गया मनुष्य क्या है, मनुष्य है कि दूसरों को कितना काम आ सकता है, मनुष्य दूसरों के लिए कितना हेल्पकारी है, हितकारी है, कितनी मदद कर सकता है। तो इस तरह की व्याख्या ही तो उपयुक्तवादी नीति शास्त्र आ गया। इसी तरह जब डार्विन का आप सिद्धांत पढ़ते हैं विकासवाद का, जब उसको आधार लेकर व्याख्या हुई कि मनुष्य क्या है, वरीयतम की उत्तरजीविता इस सिद्धांत का पालन करता है। तो इस तरह की भी आप देखेंगे, इस तरह की व्याख्या आ गई नीति शास्त्र की। तो ऐसे ऐसे कि मनुष्य क्या है, पूर्णता की ओर अग्रसर है, ऐसा प्राणी है जो पूर्णता की ओर अग्रसर है, तो फिर ये पूर्णतावाद की व्याख्या आ गई। तो इस तरह से व्याख्या बदली मानकीय नीति शास्त्र की। मानकीय नीति शास्त्र के अंदर कुछ लोगों का माना था मनुष्य के अंदर कुछ कुछ सद्गुण होते हैं जिसके विकास का हमेशा उसको प्रयास करना चाहिए, और उन सद्गुणों के आधार पर जब मनुष्य की व्याख्या की गई तो एक नई शाखा डेवलप हुई, सद्गुण नीति शास्त्र। जब आप अरस्तु, प्लेटो और सुकरात पढ़ेंगे, सुकरात के शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य रहा है अरस्तु। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है इनकी आपस में। जब इन्होंने किस पर ध्यान दिया है, इनमें सद्गुणों पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि मनुष्य का दायित्व था कि इन सद्गुणों का पालन करे अपने आत्मिक विकास के लिए। तो सद्गुणों के आधार पर जो नीति शास्त्र बना उसको बना गया, बोला गया सद्गुण नीति शास्त्र बोला गया। तो इसी तरह से देखेंगे आप कि तरह तरह के नीति शास्त्र आए सामने। तीसरा तरह के नीति शास्त्र देखेंगे कि बांटने के ढंग है कि नीति शास्त्र को अलग ढंग से, अलग दृष्टिकोण से देखा गया। पहला दृष्टिकोण क्या था, व्यवहारिक दृष्टिकोण कि इस दुनिया में, समाज में अलग अलग तरह के प्रोफेशन है, व्यवसाय हैं, तो उनके आधार पर नीति शास्त्र का जो बंटवारा किया गया तो वो था व्यवहारिक नीति शास्त्र। दूसरा क्या था, दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर कि मनुष्य क्या है, जब उसकी व्याख्या की गई, उस व्याख्या के आधार पर जब बंटवारा किया गया तो माना गया मानकीय नीति शास्त्र, उसके अंतर्गत ये शाखाएं हैं।
तो मानकीय नीति शास्त्र माना गया। और तीसरा है कि विचारधाराएं जो संचार में प्रचलित हैं, तरह तरह के जो विचारधाराएं चल रही हैं, अलग अलग लोगों द्वारा प्रतिपादित हैं, उस विचारधारा के आधार पर जब नैतिक मूल्य बदलेंगे, नैतिक मूल्य बनाए जाएंगे, तो उसको माना जाएगा विचारधारा पर आधारित नीति शास्त्र। जैसे साम्यवादी नैतिक मूल्य, साम्यवादी नीति शास्त्र देखेंगे तो किस पर आधारित है? साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है, मार्क्सवाद पर आधारित है। उसी तरह नारीवादी जब नीति शास्त्र पढ़ेंगे तो नारीवादी मूल्यों पर आधारित है, नारीवादी विचारों पर आधारित है। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे, गांधीवादी मूल्यों पर आधारित है, मानवतावादी। तो इस तरह विचारधारा के आधार पर भी आप देखेंगे नीति शास्त्र बने हैं। तो विचारधारा पर आधारित नीति शास्त्र नहीं, देखिए उदारवादी, मार्क्सवादी, साम्यवादी, गांधीवादी। अब हम लोग देखते हैं निजी संबंधों में नैतिकता और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता। निजी संबंधों में नैतिकता अलग हिसाब से देखी जाती है, अलग दृष्टिकोण से देखी जाती है, जबकि सार्वजनिक संबंधों में नैतिक मूल्य अलग किस्म के होते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है कि जो निजी संबंध होते हैं वहाँ पर त्याग की भावना अधिक होती है, वहाँ पर समानता या हिस्सेदारी की भावना नहीं होती, वो वाला भाव नहीं होता। वहाँ पर त्याग, ममता, सहानुभूति, इन गुणों का महत्व ज़्यादा होता है परिवार के अंदर आप देखते हैं। लेकिन समाज में देखते हैं, समाज में समानता, न्याय, भाईचारा, वो वाली भावना का महत्व ज़्यादा हो जाता है, स्वतंत्रता का महत्व ज़्यादा हो जाता है सार्वजनिक जीवन में। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि निजी संबंधों में वहाँ पर नैतिक मूल्य अलग होंगे, नैतिकता अलग किस्म की होगी। जो सार्वजनिक संबंध है वहाँ पर मूल्य अलग हो जाएंगे, वहाँ पर नैतिकता अलग किस्म की हो जाएगी। इसलिए देखिए निजी संबंधों में त्याग, ममता, करुणा, दया, गोपनीयता। गोपनीय संबंधों में आपस में किसी, आपने घर के किसी व्यक्ति से बात बोली, शेयर की अपनी, और बोला किसी को ना बताए, तो उसका कार्य है कि बाकी लोगों से वो चीज़ ना बताए। जबकि सार्वजनिक संबंधों में पारदर्शिता अपनानी पड़ती है, वहाँ गोपनीयता का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि अब जनहित का कार्य कर रहे हैं, जनता से छुपा नहीं सकते। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत संबंधों में गोपनीयता का महत्व बहुत अधिक है। पति पत्नी की बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अन्य लोगों से शेयर नहीं की जा सकती। इस तरह क्षमा, भ्रातृत्व, ईमानदारी, ये सब मूल्यों का यहाँ पर बहुत महत्व है निजी संबंधों में। यहाँ पर बड़ों का सम्मान, किस तरह छोटा व्यक्ति का दायित्व था कि बड़ों का सम्मान करे, वो बड़ों की बात को बुरा ना माने, और बड़े व्यक्ति का दायित्व कि छोटों को प्रेम करे, उसको क्षमा करे। तो यहाँ पर इस तरह से संबंध निभाए जाते हैं। जैसे देखिए किस तरह से गोपनीयता, ममता, करुणा, उसका महत्व। ये बच्चे कैसे जो व्यक्तिगत संबंध है उनको आपस में किस तरह से करते हैं। उसी तरह से देखिए सार्वजनिक संबंधों में किसका महत्व ज़्यादा है? सार्वजनिक संबंधों में न्याय का महत्व ज़्यादा है, निष्पक्षता का महत्व ज़्यादा, पारदर्शिता। वहाँ गोपनीयता थी, यहाँ पारदर्शिता थी। यहाँ समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ त्याग, ममता, करुणा, वो गुण तो हैं, चाहिए समाज के लिए, विकास के लिए, लेकिन इन गुणों का महत्व ज़्यादा है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार हरण ना कर ले, हक ना मान ले। इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर न्याय का महत्व ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर स्वतंत्रता का महत्व ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण कर ले रहा है। तो समाज में इन सब मूल्यों का महत्व ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए नैतिक मूल्य समाज में अलग रहते हैं। जब व्यक्तिगत संबंध होते हैं वहाँ नैतिक मूल्य बदल जाते हैं। जैसे कि उदाहरण था कि गोपनीयता का महत्व वहाँ ज़्यादा है, वहाँ गोपनीयता नैतिक मूल्य है, लेकिन यहाँ पर पारदर्शिता नैतिक मूल्य हो गई। वहाँ पर क्या, बड़ों का आदर करना चाहिए, वहाँ समानता का भाव नहीं है, बल्कि बड़ों का आदर करना चाहिए। और बड़ों का दायित्व तो छोटों को क्षमा करे, छोटों को प्रेम दे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए समानता का महत्व ज़्यादा है, स्वतंत्रता का महत्व ज़्यादा है, इन सब चीज़ों का महत्व ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ न्याय का महत्व ज़्यादा है, यहाँ समानता का महत्व ज़्यादा है। निजी संबंधों में देखेंगे आप कर्तव्य और न्याय की भावना पर अधिक जोर रहता है। कर्तव्य और क्या है, निजी संबंधों में हर कोई सोचता है कि कैसे हम दूसरों के लिए ज़्यादा त्याग करते हैं, कैसे ज़्यादा बलिदान करते हैं दूसरों के लिए, हम क्या ना करते हैं। वहाँ पर कर्तव्य वाली भावना ज़्यादा है, अधिकार वाली भावना नहीं है। लेकिन सार्वजनिक संबंधों में आप देखेंगे अधिकार वाली भावना ज़्यादा दिखती है। सार्वजनिक संबंधों में आप देखेंगे कि इस चीज़ पर ज़्यादा जोर रहता है, किसी के साथ अन्याय, शोषण या अधिकारों का हनन ना हो। ऐसा ना हो कि कोई एक जो सशक्त व्यक्ति है वो कमजोर व्यक्ति के अधिकारों को छीन ले, उसके अधिकारों का हरण कर ले। इस बात पर ज़्यादा जोर रहता है सार्वजनिक संबंधों में। तो ऐसा आप पाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज पढ़ा कि नीति शास्त्र के विभिन्न आयाम क्या क्या हैं,
किस किस तरह से नीति शास्त्र की अलग अलग शाखाएं हैं, कैसे उनको बांटा गया है, जो नीति शास्त्र के मूल्य तैयार होते हैं, नैतिक मूल्य तैयार होते हैं, तो किस तरह निर्मित होते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं नैतिक मूल्य, क्या उनके पीछे लॉजिक क्या है, औचित्य क्या है, ये हमने देखा। कोई भी कार्य नैतिक है या अनैतिक, कोई काम जो किया गया है नैतिक होगा अनैतिक होगा, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किस किस तरह से देखा जाता है। तो हमने देखा कि 6 कारक थे, अलग अलग कारकों के हिसाब से देखा जाता है, अलग अलग समय में अलग अलग समाज में अलग अलग ढंग होता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि अब वर्तमान में इरादा क्या था कार्य के पीछे, सबसे ज़्यादा इस पक्ष पे जोर रहता है। बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर इस चीज़ पर रहता है कि कार्य करके व्यक्ति का इरादा क्या था, क्या इंटेंशन था, किस इरादे के तहत व्यक्ति ने कार्य किया, इस पर ज़्यादा जोर रहता है। वो सब देखा हमने। तो सार्वजनिक संबंधों में किन नैतिक मूल्यों का ज़्यादा महत्व है और व्यक्तिगत संबंधों में किसका महत्व है, ये सब देखा हमने। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पर हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।